बच्चों फिर हम यहाँ पे एक बार जोर शोर के साथ फिर से आ गए हैं हम एक्ट वन सीन वन के आगे के क्वेश्चंस करने के लिए एमसीक्यू, जो कि जूलियस सीजर के हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम एमसीक्यू क्या कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन, मतलब एक एक वर्ड के मैंने एमसीक्यू आपके लिए बहुत मेहनत से बनाए हैं। तो उसको करने से क्या होगा, आपको इसकी पूरी स्टोरी भी समझ में आ जाएगी, और बिटवीन अगर कोई क्वेश्चंस भी आएंगे तो वो भी कवर होंगे, साथ के साथ हमारे एमसीक्यू भी कवर होने वाले हैं। तो हमने देखिए वीडियो के पार्ट वन में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक के करे थे, और उस वीडियो का लिंक यहाँ पे मैंने इस डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं या जिन बच्चों से मिस हो गया है, कोई बात नहीं, आप उसके यहाँ पे वीडियो के लिंक में जाके पार्ट वन भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप सर्च करिए एमसीक्यू एक्ट वन सीन वन जूली सीजर बाय जैन ट्यूटर, आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा वीडियो, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो के पार्ट टू को कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 से 43 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, न्यू यू नॉट पॉम्पे, हु सेड टू हुम। क्या तुम पॉम्पे को नहीं जानते हो? ये हु सेड टू हुम, ये बात कौन किससे कह रहा है? तो पहले तो देखिए आप ही आंसर बताएंगे क्योंकि आपने पढ़ रखा है, उसके बाद मैं भी एक्सप्लेन आपको साथ के साथ करूंगा। तो देखिए ये बात किसने कही थी, मारूलस टू फ्लेवियस से, मारूलस ने फ्लेवियस से कही थी। बी ऑप्शन, फ्लेवियस टू मारूलस, या फ्लेवियस ने मारूलस से कही थी, या फिर मारूलस ने कॉमनर से कही थी, कॉमन मैन से कही थी, या फिर फ्लेवियस ने कॉमन पीपल से कही थी। क्यों भाई, ये वाली बात आप बता सकते हैं कि किसने किससे कही थी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए टाइमिंग लगा दिए, अब आप यहाँ पे जज करिए कि कौन सा आंसर इसमें करेक्ट हो सकता है, और टाइम आपका अब खत्म हो चुका है। तो देखिए मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। करेक्ट आंसर है मारूलस ने कही थी किससे, कॉमनर से। मतलब कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे का पार्ट ले लेता हूँ कहानी को कंटिन्यू करने के लिए। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है कि फ्लेवियस और मारूलस जो है वो नहीं चाहते कि पॉम्पे का कोई मतलब वो क्या नहीं चाहते कि जूलियस सीजर जो पॉम्पे को हरा के आया है, जूलियस सीजर का कोई भी वेलकम करे। उसके लिए लोग सड़कों पे आ गए हैं और उसके स्वागत के लिए खड़े हैं, लेकिन उनको वो भगाने के लिए तरह तरह के एग्जाम्पल दे रहे। तो यहाँ पे वो फ्लेविस और यहाँ पे फिलहाल इस वाले क्वेश्चन नंबर 22 में किसकी स्पीच है, मार्वलस की है। मार्वलस जो है वो कॉमनर्स को मतलब समझा बुला रहा है कि क्या तुम पॉम्पे को तुम्हें याद नहीं। पहले एक्चुअल में क्या था कि पॉम्पे रोम का कहीं राजा हुआ करता था, जिसको लोग बहुत पूछते थे और उसका भी बहुत सम्मान करते थे। तो वो आज जो है मार्वलस उन कॉमन पीपल को याद दिला रहा है, क्या तुम पॉम्पे को नहीं जानते हो कि पॉम्पे कैसा था, और जिसके लिए तुम सड़कों पे उतर आते थे और उसके लिए भी एक झलक पाने के लिए तुम उसको तरसते थे। तो आज क्या तुम्हें पॉम्पे याद नहीं है और पॉम्पे को भूल गए, तो आज तुम जूलियस सीजर का स्वागत कर रहे हो क्या? तो ये यहाँ पे स्टोरी थी। तो यहाँ पे मार्वलस किससे कह रहा है, कॉमनर से कह रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 का ईयर। देखिए मैंने बहुत सारे मीनिंग इसी से लिए ताकि आपको ये स्टोरी आपको एक्ट वन सीन वन की समझ में आ जाए। तो आप इसको ये मत समझिए कि मैंने क्वेश्चंस में बार बार मीन्स पूछता हूँ। तो मीन्स पूछने का मेरा मतलब है आपको एक स्टोरी समझ में आएगी और बिटवीन सारे एमसीक्यू के साथ क्वेश्चन आंसर भी कवर अप हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इज द नेम या का, या मीन्स यस, या मीन्स गो अवे, और नन ऑफ देम। तो चलिए आप टाइमिंग लगा दिए जाते हैं आपके लिए कौन सा करेक्ट आंसर है। तो देखिए आपने एक एक वर्ड पढ़ रखा होगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं फिर कहूंगा बच्चों, मेरे साथ आप बुक खोल के बैठ जाइए, आपके ये आंसर एंड टू एंड आप उसमें देखते जाएंगे और साथ के साथ आप उसमें टिक भी करते जाएंगे, और आपको सारे वर्ड मीनिंग्स इससे क्लियर हो जाएंगे। और वर्ड मीनिंग जब क्लियर हो जाते हैं तो एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर अपने आप आने लगते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने वर्ड मीनिंग बनाया, मैंने पूरे एमसीक्यू बनाए हैं, लेकिन हर वर्ड के मीनिंग को भी मैंने लिखा है यहाँ पर। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, यस। 24 क्वेश्चन, इनफेंट्स। इनफेंट्स का मतलब क्या है? ए ऑप्शन अडल्ट, बी बेबी, सी ओल्ड एज, डी नन ऑफ देम। चलिए भैया टाइमिंग आपका स्टार्ट चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए टाइमिंग को लेके। और ये आपका टाइमिंग खत्म हो गया है। आपका जो आंसर है इन्फेंट का मतलब बेबी। तो इसका मतलब क्या होता है, बेबी बच्चे से मतलब होता है। 25 क्वेश्चन है, यूर इन्फेंट इन यूर आर्म्स, हेयर यूर रेटेड टू। तो यहाँ पे जो मतलब आपके बच्चे आपके हाथों में है, तो यहाँ पे यूर किसके लिए कहा जा रहा है, किन के हाथों में किन के बच्चे हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, फ्लेवियस के बच्चों के बारे में बात किया जा रहा है,
मार्वलस के बारे में या फिर कॉमनर्स के बारे में या नन ऑफ देम। टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है आपका। 5 4 3 2 1 टाइम अप। करेक्ट आंसर है इसका कॉमनर्स का। तो क्या कहानी है इससे पहले की कि जो मार्वलस है वो कॉमन मैन को समझा रहा है क्या तुम्हें याद नहीं है कि पोम्पे को तुम भूल गए हो, तुम भी उसको कितना पूछते थे, कितना मानते थे, और उसके स्वागत के लिए तुम खिड़कियों पे आ जाते थे, बिल्डिंग पे आ जाते थे और झांकते रहते थे, और झांकते झांकते अपने बच्चों को भी अपने हाथों में लिए झांकते रहते थे। ये मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है क्या तुम्हें याद नहीं है, तुम अपने बच्चों को भी लेके अपने हाथों में लिए ऊपर से बिल्डिंग से उसके स्वागत के लिए झांकते थे। तो आज तुम उसको भूल चुके हो और अब तुम सीजर का स्वागत करने के लिए क्या सड़कों पे आ गए हो, उनके लिए हॉलीडे मना रहे हो। तो यहाँ पे कॉमनर्स के लिए कहा जा रहा है कि कॉमनर्स जो लोग हैं वो बताया जा रहा है कि पोम्पे के लिए कि तुम पोम्पे के लिए भी अपने बच्चों को लिए खिड़की पे स्वागत के लिए तैयार हो जाते थे। 26 लिव लॉन्ग डे। एक एक वर्ड आपके इस एक्ट वन सीन में से एक एक लाइन से लिए गए हैं, तो आप इसको करते रहेंगे, देखते रहेंगे, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। बस आप बुक लेके जरूर बैठिएगा प्लीज। इट्स माई रिक्वेस्ट, इट इज माई रिक्वेस्ट। तो लिव लॉन्ग डे का मतलब क्या है? थ्रू आउट द डे, होल डे, टिल मॉर्निंग टू नाइट, ऑल ऑफ देम। तो लिव लॉन्ग डे का मतलब यहां पर क्या हो सकता है? चलिए टाइम भी खत्म हो चुका। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ देम। लिव लॉन्ग डे का मतलब होता है थ्रू आउट द डे, सारा दिन, होल डे भी सारा दिन, मॉर्निंग टू नाइट, टिल मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक। इसका मतलब यहाँ पे ये कह रहे थे कि भाई मार्वलस कह रहा था कि तुम पूरे सारे दिन, पूरे होल डे उस पोम्पे के स्वागत के लिए तैयार रहते थे। तो आज उसको भूल गए हो और अब सीजर के लिए तुम ये काम कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 मेड इन यूनिवर्सल शाउट। मेड इन यूनिवर्सल शाउट, इसका मतलब क्या हो सकता है? शाउट टुगेदर, शाउट डू नॉट टुगेदर, डू नॉट शाउट, नन ऑफ देम। टाइमिंग लगा दी गई है 4 3 2 1। तो आपका आंसर है शाउट टुगेदर। तो यहाँ पे ये लाइन कहाँ से ली गई थी? देखिए यहाँ पे लाइन आपने पढ़ी होगी, तो यहाँ पे था कि जो मेड इन यूनिवर्सल शाउट, मतलब तुम सब यूनिवर्सल शाउट हो जाते थे। इसका मतलब तुम सब एक साथ मिलके चिल्लाते थे। किसके लिए? सीजर के लिए नहीं, पोम्पे के लिए। यहाँ पे मैं फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, मार्वलस जो है वो कॉमनर मैन से ये कह रहा है कि तुम पोम्पे को भूल चुके हो, जो कि जिसको तुम कभी बहुत मानते थे, और उसके लिए एकजुट होके उसके लिए चिल्लाते थे। चिल्लाने का मतलब उसके स्वागत के लिए, वेलकम के लिए उनको एक साथ तुम बोलते थे, ठीक के, उसकी प्रशंसा के लिए। तो यहाँ पे यूनिवर्सल मेड एंड यूनिवर्सल साउंड का मतलब है शाउट टुगेदर, एक साथ होकर चिल्लाना। 28 टिबर। टिबर मीन्स यहाँ पर क्या है? टिबर यहाँ पे एक वर्ड आया था, पढ़ा होगा आपने। तो टिबर का मतलब क्या? नेम ऑफ ट्री रोम का बताया गया, नेम ऑफ रिवर ऑफ रोम की बताया गई है, नेम ऑफ पर्सन बताया गया रोम का, या नन ऑफ देम है आपके लिए। 5 4 3 2। चलिए मैं आपको बोलूंगा ना, डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आप भी कहते होंगे बार बार बोलते रहते हैं, मैं बोलूंगा ही नहीं। तो आंसर इसका यहाँ पे नेम ऑफ रिवर ऑफ रोम। तो यहाँ पे टिबर जो है वो रोम में रोम की एक नदी का नाम है। आपने पढ़ रखा है और आपको अच्छे से आता भी है। 29 रिपब्लिकेशन मीन्स इको, री रिवर्बरेशन, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ देम। अब की बार मैंने बोला नहीं है, तो आंसर इसका क्या है? बोथ ऑफ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। तो रिपब्लिकेशन का मतलब आपको मैं बताता हूं। जब वो यहाँ पे पब्लिक जो होती थी एक साथ होके चिल्लाती थी उसके वेलकम के लिए, तो वो चिल्लाहट के कारण जो साउंड होती थी वो रिवर तक पहुंचती थी, और रिवर से पहुंच के वो वापस आती थी, इसकी इको सुनाई पड़ती थी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इको का मतलब रिपीटेड साउंड होना, किसी चीज से टकरा के
साउंड का वापस आना, वो कहलाता है रिपब्लिकेशन। रिपब्लिकेशन। तो यहाँ पर वो मतलब है कि इको प्रोड्यूस होती थी, उनकी साउंड इतनी तेज होती थी कि नदी से टकराकर वो वापस आती थी। कॉनकेव शोर्स मीन्स, ऑप्शन है आपका सॉलिड बैंक्स विच इको द साउंड, बैंक विच इको द साउंड, हॉलो बैंक्स विच इको द साउंड, और डी नन ऑफ देम। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर है होलो बैंक विच इको द साउंड। देखिए मैं आपको एक इसको डायग्राम से बताता हूं। यहाँ पे ये एक रिवर है। जब रिवर में एक्चुअल में क्या है कि वो मार्वलस जो है वो कॉमन पीपल को ये कह रहा है तुम पॉम्पे को तुम भूल चुके हो जिसके लिए तुम बहुत स्वागत करते थे, और एकजुट होकर इतनी तेज आवाज में चीखते थे कि वो आवाज रिवर तक पहुंचती थी, और रिवर में पहुंचने के बाद उसमें क्या हलचल पैदा हो जाती थी। जैसे कॉनकेव शोर का मतलब मैं बताऊं आपको, कॉनकेव क्या होता है, एक आपने पढ़ा भी होगा, कॉनकेव जो होता है एक प्रकार का लेंस होता है जिसमें ये देखिए कर्व नुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आप जानते हो फिजिक्स की बात है, और फिजिक्स भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बहुत जल्दी। चैनल को बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर दिएगा, तो आपको भी जल्दी जल्दी हर चीज़ आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। एवरीथिंग मैं कोशिश करूंगा कि सभी सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो यहाँ पे कॉनकेव क्या है कि एक प्रकार की देखिए लहर की ये शेप बन रही है, कहीं उठ रही है कहीं नीचे हो रही है। कॉनकेव का मतलब तो हलचल पैदा होना, कहने का मतलब ये है कि जब वहां पे चिल्ला के आवाज जाती थी नदी की, कॉमन पीपल जब चिल्लाते थे एक साथ तो उसकी सबकी आवाज जो एक साथ जाती थी तो नदी में भी हलचल पैदा हो जाती थी। तो उसके लिए कहा जा रहा है कॉनकेव शोर, मतलब कि नदी भी जो तिबर नदी थी वहां पे तिबर, उसमें हलचल पैदा हो जाती थी उसकी इको से। 31 क्वेश्चन है। अटायर मीन्स रेजेस, रेज, डिस्क्लोजर, क्लॉज, नन ऑफ देम। आंसर हो गया इसका क्लॉथ। तो क्या था इसकी कहानी, इस वर्ड की कहानी क्या है? इस वर्ड की ये कहानी है कि वो लोग जो कॉमन पीपल है वो क्या था कि पॉम्पे के स्वागत के लिए पहले जब वो राजा हुआ करता था तो उसको स्वागत के लिए वो अपने ड्रेसेस पहन के आते थे। ड्रेसेस मतलब बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन के उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते थे। तो यहाँ पे अटायर का मतलब है क्लॉथ से, बेस्ट क्लॉथ, यानी कि जो उनके बहुत अच्छे कपड़े थे। ड्रेस का मतलब फटे हुए कपड़े, डिस्क्लोजर का मतलब खुले हुए ओपन चिथड़े टाइप के कपड़े। तो यहाँ पे अटायर का मतलब है जो उनकी सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी उसके उसको वो पहनकर पॉम्पे के स्वागत के लिए आ जाया करते थे। लेकिन आज वो किसके स्वागत के लिए बात हो रही है? आज हो रही है वो सीजर के लिए। तो ये बात उनको वो मार्वलस जो है याद दिला रहा है। 32 क्वेश्चन, कल आउट अ हॉलीडे मीन्स डे टुमारो हॉलीडे, बी ऑप्शन है डे आफ्टर टुमारो हॉलीडे, सी ऑप्शन है सेलेक्ट एज अ हॉलीडे, और डी नन ऑफ देम। कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? आप मेरे संग बुक लेके बैठेंगे आपको सारे आंसर अपने आप निकलते आएंगे, और साथ के साथ ये एक्ट वन सीन नंबर भी समझ में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर है सेलेक्ट एज अ हॉलीडे। तो क्या कहानी है भैया? कहानी यही है कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कॉमन पीपल जो है वो याद दिला रहा है मानुलस कि तुम पॉम्पे के लिए आ जाया करते थे, और आके क्या करते थे तुम उसके लिए एक हॉलीडे, मतलब तुमने कॉल आउट हॉलीडे, क्या तुमने उस आज क्या हॉलीडे का दिन सेलेक्ट कर रखा है? यानी कि आज क्या है, सीजर के लिए बात की जा रही है कि वो चाहते हैं, मार्वलस चाहते हैं कि सीजर का कोई स्वागत ना करे, क्योंकि वो पॉम्पे के फेवर में रहते हैं और सीजर के अगेंस्ट में है। तो वो पब्लिक से कह रहे हैं क्या तुम उसको आज तुमने हॉलीडे का दिन सेलेक्ट कर रखा है उसके लिए। 33 इंस्ट्रूमेंट्स डिफ्यूज, एक्सपेंड, बोथ ऑफ देम, और डी नन ऑफ देम।
बोथ ऑफ देम, स्ट्रू का मतलब क्या होता है? फैला देना, डिफ्यूज कर देना, बिखेर देना। कई मीनिंग्स हो गए आपके लिए। इसी पे रिलेटेड 34 क्वेश्चन आपसे है, जो आपकी लाइन यहाँ पर लिख रखी है, यू नाउ स्ट्रू फ्लावर्स इन हिज वे। ये लाइन आपकी सब एक्ट वन सीन में है, और मैं बिल्कुल लाइन टू लाइन चल रहा हूँ। आप मेरे संग बुक लेके बैठेंगे, आपको हर चीज क्लियर होती चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई यू नाउ स्ट्रू फ्लावर इन हिज वे। अब तुम फ्लावर फैला देते हो, किसके लिए? हेयर हिज रिलेटेड। तो यहाँ पे किसके लिए फ्लावर फैलाने की बात कही जा रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सीजर के लिए कहा गया नंबर ए, दूसरा बी ब्रूटस के लिए कहा गया, तीसरा पोम्पे के लिए कहा गया, और डी एंटोनी के लिए कहा गया। तो जल्दी से सोच के बताइए ये लाइन किसके लिए कही गई है। तो ये लाइन कहा जा रही है किसके लिए? पोम्पे के लिए। तो जो मारूलस है वो पब्लिक को लगातार ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तुम पहले पोम्पे के स्वागत के लिए उसके आने के जो रास्ता हुआ करता था, उसके रास्ते में भी तुम फूल बिखेर दिया करते थे। इंटरमिट मीन्स सस्पेंड, टू सस्पेंड, डिले, स्टॉप, ऑल ऑफ देम। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? सॉरी, इसका मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे? ऑल ऑफ देम। यहाँ पे शायद में भी कुछ टिक करना रह गया है। तो इसका मतलब इंटरमीडिएट का मतलब होता है डिले, स्टॉप कर देना, ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे आंसर, इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ देम। थोड़ा सा रह गया है टिक करने के लिए। 36 है प्लेग। प्लेग मीन्स का मतलब क्या है? लेजी, हैप्पी, क्यूट, सफरिंग। चलिए आप इसका ऑप्शन देखिए क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सफरिंग। इनग्रेटिट्यूड मीन्स थैंकलेस, ए ऑप्शन, बी लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, सी अनथैंकफुल, डी ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके लिए? इसका आंसर है भाई ऑल ऑफ देम। इनग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंकलेस होना। आज तुम उसके लिए थैंकलेस हो गए हो। इसका मतलब अब पोम्पे के प्रति तुम्हें कोई लगाव नहीं रहा, और तुम आज सीजर से लगाव करने लगे हो, क्योंकि सीजर ने पोम्पे को मार भी दिया है। जबकि सीजर ने पोम्पे को मारा है, तो आज तुम सीजर को याद कर रहे हो, उसको अच्छा मान रहे हो, और उसके लिए इतना जो सम्मान करते थे वो सम्मान छोड़ दिया तुमने। तो आज उसके लिए मतलब थैंकलेस हो गए हो। तो इनग्रेटिट्यूड का मतलब थैंकलेस हो जाना। तो करे सारे करेक्ट आंसर है। लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, अनथैंकफुल, सबका मतलब एक ही है। 38 है ऑफ योर शॉर्ट मीन्स ऑफ योर क्लास, रैंक, बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स। टिक टिक घड़ी चालू हो गई है। इसका आंसर है आपका, सॉरी इस पे भी टिक रह गया है, थोड़े से मिस्टेक हो गई, तो मैं आपको ऐसी मार्क करके बता देता हूँ। तो ये जो इसका आंसर है, दोनों ही आंसर करेक्ट है, बट आपके ऑप्शन के हिसाब से लिखे जाएंगे तो बोथ आर ट्रू। इसका करेक्ट आंसर है बोथ आर ट्रू। और मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या, ऑफ योर शॉर्ट, मतलब कि कॉमन पीपल जो सीजर के स्वागत के लिए आए हैं, तो वो वैसे ही पुअर होते हैं, पुअर लोग हैं। तो वो अपने साथ अपने जैसे अदर पुअर लोगों को भी लेके आए हैं। इसका मतलब कि वो उन्हीं की क्लास के लोग हैं, यानी कि जैसे वो लोग गरीब है तो और भी गरीब लोग हैं। रैंक का मतलब भी वही सेम, उसी रैंक के जिस रैंक के मतलब लोग हैं। तो यहाँ पे ऑफ योर शॉर्ट का मतलब है तुम, वो मार्वलस काउंट पुलिस से कह रहा है तुम अपने जैसे और गरीबों को भी यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हो सीजर के स्वागत के लिए क्या। 39 है टंग टाइड, टोंग्यू टाइट मीन्स स्पीचलेस, स्पीकिंग, कम्युनिकेटिव, या फिर नन ऑफ देम। क्या आंसर होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे भी थोड़ा
पता नहीं मिस्टेक रह गई है, तो मैं इसको भी करेक्ट कर देता हूँ। इसका आंसर है स्पीचलेस, साइलेंट होना। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पीचलेस, और स्पीकिंग मतलब बोलना ये भी नहीं है, कम्युनिकेटिव ये भी नहीं है, तो डी ऑप्शन तो है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका स्पीचलेस, साइलेंट। कुछ कुछ टिक करना रह गया, उसके लिए सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। मैंने प्रॉपर चेक नहीं करी वीडियो को, और उसको डायरेक्टली मैंने इसको बना ली वीडियो को, लेकिन मैं आपको फिर भी क्लियर करता रहूँगा। कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्या है? द ग्रेट नेशनल प्लेस ऑफ रोम, द ग्रेट नेशनल टेम्पल ऑफ रोम, द ग्रेट नेशनल पार्क ऑफ रोम, या फिर नन ऑफ देम। तो देखिए, आप मेरे संग बुक लेकर के बैठे हैं, तो आपके राइट साइड में सबके वर्ड मीनिंग भी लिखे होते हैं। तो कैपिटल यहाँ पे किसके लिए इंडिकेट किया गया है? तो कैपिटल यहाँ पे जल्दी से अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें से आंसर मिल जाएगा, और टाइम भी खत्म हो चुका है। तो इसका आंसर है द ग्रेट नेशनल टेम्पल ऑफ रोम। तो कैपिटल किसके लिए बताया जा रहा है यहाँ पे? टेम्पल के लिए, जो कि रोम के अंदर है, उसके लिए यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। 41 क्वेश्चन पे पहुंच गए, 2 क्वेश्चंस बचे अभी इसके बाद। क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट एनिशियंट रोम फेस्टिवल विच वाज हेल्ड एनुअली ऑन द 15th ऑफ फरवरी। उस फेस्टिवल का नाम बताइए जो 15 फरवरी को मनाया जाता है रोमन में, सॉरी रोम में। एनिशियन रोम यानी कि बहुत पहले समय मनाया जाता था, वो कौन सा था? फीस्ट ऑफ लुपरकल, 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 फीस्ट ऑफ सीजर, फीस्ट ऑफ पोम्पे, नन ऑफ देम। तो किसके लिए फेस्टिवल वो होता था? तो आप आंसर ढूंढ सकते हैं अगर आप मेरे संग बुक लेके बैठे हैं तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है फीस्ट ऑफ लुपरकल। 42 क्वेश्चन, वल्गर मीन्स यहाँ पे क्या है? कॉमन पीपल, कॉमन ड्रेस, कॉमन फेस्टिवल, या फिर नन ऑफ देम। तो इसका मतलब क्या हो गया? वल्गर का मतलब यहाँ पे आ गया है आपका आंसर करेक्ट होके, कॉमन पीपल के लिए वर्ड यूज किया गया है। और ये लास्ट क्वेश्चन है पूरा एक्ट 1 सीन 1 का। सर्वाइवल फियरफुलनेस मीन्स, इसका क्या मतलब होगा? बिल्कुल लास्ट वर्ड है ये आपका एक्ट 1 सीन 1 का। सच फियर एज स्लैब सेव, स्लैविश फियर, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ देम। इसका करेक्ट आंसर है बोथ आर करेक्ट। सच फियर एज स्लेव मतलब तुम दास की तरह ही डर के साथ रहोगे, या स्लेविश फियर मतलब जैसे दास का कोई डर होता है। तो इसका मतलब यह है कि तुम क्या सीजर के, अगर सीजर क्या हो गया तुम्हारे संग बहुत बड़े उसमें आ गया, तो तुम्हें सीजर के संग गुलाम की तरह डर के रहना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा हो जाता है कंप्लीट एक्ट 1 सीन 1। और बच्चों बहुत जल्दी अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया है, मतलब लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब करने से मैं आपको हर चीज प्रोवाइड कराने वाला हूं आपके एग्जामिनेशंस के लिए, और बहुत इजी तरीके से। शायद मे बी मैं नहीं कहता कि यूट्यूब पे बनाने वाले बहुत लोग अच्छे नहीं होते, सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं। बस मैं तो अपने पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको इजी से इजी करने की, ताकि आपको पढ़ाई बहुत आसान लगे। यही मेरा पर्पस है कि पढ़ाई आसान होनी चाहिए, और उसके लिए लाइक बनता है मेरे लिए, तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब बनता है तो सब्सक्राइब भी करिए। और लोगों तक अगर आप वीडियो पहुंचा सकते हैं तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात होगी। मुझे क्या होगा? देखिए, फायदा मेरे को भी होगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन फायदा आपको भी होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।